Dear students, today we will discuss condition clause, that is called adverb clauses of condition. Clear? In condition clause we have four conjunctions. क्या होते हैं इसमें? फोर conjunctions होते हैं. कौन कौन से? एक तो इफ होता है, एक अनलेस होता है, फिर प्रोवाइडेड दैट होता है, प्रोवाइडेड इसका यूज कर लेते हैं. दैट तो कभी आता है कभी नहीं भी आता है, डायरेक्ट भी यूज हो जाता है. और इन केस इसके अलावा इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे, जनरली स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा डाउट रहता है इस चीज़ में, इफ और इन केस में क्या डिफरेंस है, इफ में और इन केस में क्या डिफरेंस है. ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन बच्चों के बीच में रहता है, उसको भी हम यहाँ क्लैरिफाई करने का प्रयास करेंगे. क्लियर? इसके अलावा इसमें कंडीशन क्लॉज में थोड़े एडवांस स्टैंडर्ड पे एज लॉन्ग एज टाइम क्लॉज में आता है, वो भी इसमें आ जाता है कंडीशन क्लॉज में. और भी कई कंजंक्शंस हैं जो दूसरे क्लॉजेस में आते हैं, जैसे वैन है, वैन भी कंडीशन क्लॉज में आ जाता है कुछ एक स्थितियों में. तो वो चीज़ें जब एडवांस वीडियो बाद में बनाए जाएंगे उसके लिए हो जाएगा. अभीとकेवल इतना ही देखते हैं. ठीक है? तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि नोट कंडीशन क्लॉज सामान्यतः, जनरली कहते हैं इसको इंग्लिश में, सामान्यतः प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट में ही होता है. क्लियर? कंडीशन क्लॉज जनरली प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट में होता है. वैसे तो हम जानते हैं सेंटेंस के सेंस के हिसाब से हम काम करते हैं. मींस कंडीशन क्लॉज कभी भी विल, शैल, वुड वगैरह इस तरह से कंडीशन क्लॉज में ये नहीं आते जिस सेंटेंस में ये कंजंक्शन लगते हैं. ठीक है? तो इनका हम स्ट्रक्चर सबसे पहले देखते हैं. व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स यूज्ड इन दिस क्लॉज? स्ट्रक्चर्स देखिए. नंबर ए, इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉमा विल. या विल का मतलब विल वाला सेंटेंस है. द सेंटेंस दैट इज कंप्लीटेड यूजिंग विल एज मॉडल और हेल्पिंग वर्ब. क्लियर? वो सेंटेंस जिसमें विल जो है मॉडल या हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है उस सेंटेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस. इस तरह से अगर इसी को हम पास्ट में ले जाएं तो क्या कंडीशन बनेगी? इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट कॉमा विल का क्या हो जाएगा? वुड. अब ये यहाँ पे विल हमने केवल एक इंडिकेशन के तौर पे लिया है. विल की जगह कोई दूसरा मॉडल भी पॉसिबल है. विल की जगह शैल हो सकता है, कैन हो सकता है, माने दूसरा मॉडल भी मैंने पहले ही कहा यहाँ पॉसिबल है, ये ध्यान रखना. इसी तरह वुड की जगह पे भी दूसरा मॉडल पॉसिबल है. इसको फिर से पास्ट में ले जाएं तो थर्ड स्ट्रक्चर बन जाता है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट कॉमा ये बन जाता है वुड हैव डन. ये चलो विल डू, शॉर्ट में फॉर्मूला लिख देते हैं, वुड डू और वुड हैव डन. ये देखिए यहाँ पे, यहाँ मैंने बताया विल की जगह कोई मॉडल हो सकता है, वुड की जगह कोई मॉडल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पास्ट वाला ही मॉडल होगा. जैसे कुड हो सकता है, माइट हो सकता है, वुड हो सकता है, यहाँ पे भी पास्ट वाला ही होगा. ठीक है? इस तरह से हम देख सकते हैं इसको. तो ये यहाँ पे परफेक्ट का हैड डन, परफेक्ट का फार्मूला क्या होगा? हैड डन होता है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म हैड डन. तो ये देखो हैड वुड हैव का यूज भी इसी में आ जाता है, इस थर्ड स्ट्रक्चर में. क्लियर? देखिए. और फोर्थ वन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इफ के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉमा फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट
प्रेजेंट इंडेफिनिट देख सकते हैं आप। क्लियर? मीन्स दोनों सेंटेंस हमारे जो हैं, ये मेन क्लॉज है, ये कंडीशन क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो ये दोनों ही सेंटेंस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। ऐसा तब होता है जब इसकी कंडीशन फिक्स है और वो कंडीशन यदि पूरी कर दी जाए, तो उसका रिजल्ट भी वही निकलेगा जो निकलना चाहिए, मीन्स फिक्स रहेगा। जैसे इफ वी मिक्स रेड विथ वाइट, तो वी विल गेट या वी सेल गेट पिंक नहीं आएगा, वी गेट पिंक, क्योंकि इसमें जो है जो कंडीशन है रेड और वाइट को मिक्स करने वाली, वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगी इफ के साथ में, तो उसका रिजल्ट भी फिक्स है, रिजल्ट चेंज नहीं हो सकता। मीन्स वी गेट पिंक, तो उसमें विल सेल का यूज नहीं करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हो जाता है। इन स्ट्रक्चर्स को ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे विल डू का सेंटेंस पहले आ जाए फिर इफ आ जाए, विल डू का सेंटेंस पहले आ जाए प्लस इफ आ जाए प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर? इसी प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं वुड डू प्लस इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट। मीन्स देखो इफ के साथ में यहां पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट था, इफ के साथ यहां पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ऐसे यहां पे भी पास्ट इंडेफिनिट, यहां पे भी। क्लियर? यहां पे देखिए, यहां पे भी कंडीशन बनती है, देखिए वुड हैव डन, इसको इस तरह से नहीं, इसको ऐसे लिखते हैं, इफ को हटा देते हैं, सीधा सीधा हैड से लिख देते हैं, हैड डन कॉमा वुड हैव डन। इसको इस तरह से भी लिखा सकता है, इफ को ओमिट करके। अभी एग्जांपल देंगे तो समझ में आ जाएगी सारी चीजें। क्लियर? इसके बाद में इसमें तो यही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी यही हो जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर? इस तरह से ये स्ट्रक्चर हमारे बन जाते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखना कि सेंटेंस बनाने के बाद सेंस लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप सेंस नहीं लगाएंगे तो क्लॉज के सारे रूल्स फेल हो जाते हैं, ये ध्यान रखना। क्लॉज में सेंस हमेशा साथ चलता है। क्लियर? एक चीज तो यहां पे जहां इफ लगा है, इफ के स्थान पर अनलेस भी लग सकता है। मैं यहाँ स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, सेंस तो बिल्कुल अलग है, आप जानते हो, मैंने उस पर चर्चा भी नहीं की है। इफ अनलेस इक्वल टू इफ के साथ में नॉट हो जाए तो अनलेस हो जाता है, मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया कि जनरली सब लोगों को पता है। मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। अनलेस जहाँ इफ लगेगा वहाँ पे लगेगा, यहाँ पे भी जहाँ इफ लगा है वहाँ बीच में अनलेस आ सकता है। ठीक है? हाँ, इस क्लॉज में इफ के अलावा दूसरे कंजंक्शंस नहीं आते। ये वाला थर्ड वाला जो है, इसमें इफ के अलावा दूसरे कंजंक्शंस का यूज देखा नहीं गया, मना कहीं नहीं लिखा है इंग्लिश में, लेकिन दूसरा यूज इफ के अलावा देखा नहीं गया है, ये ध्यान रखना। ये मैं थर्ड स्ट्रक्चर पे बात कर रहा हूं, हैड वुड हैव में। हैड वुड हैव के साथ में इफ के अलावा जो और अनलेस है, प्रोवाइडेड है और ये इनकेस है, इन कंजंक्शन का यूज मैंने देखा नहीं है। तो किताबों में ये भी नहीं लिखा है कि नहीं आएगा। तो अब आप समझ लीजिए, ऐसी स्थिति में क्या करना, हम इफ का यूज करेंगे, दूसरे का करेंगे ही नहीं, सीधी सी बात ही है। हालांकि ऐसा मना करना, प्रतिबंध उस पर कहीं नहीं लिखा हुआ है। चलिए, अच्छा, प्रोवाइडेड दैट है वो हमेशा सेंटेंस के बीच में ही आता है, शुरू में नहीं आता है। इसका अर्थ होता है बशर्ते कि। प्रोवाइडेड दैट का अर्थ क्या होता है? बशर्ते कि। जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा बशर्ते कि आप मन से पढ़ें। आई विल टीच यू, आई विल या आई शैल टीच यू, प्रोवाइडेड दैट यू स्टडी, यू लिसन टू मी अटेंटिवली। क्लियर? तो प्रोवाइडेड दैट का यूज हमेशा बीच में ही करते हैं, इसका अर्थ बशर्ते के होता है। इफ अनलेस का प्रयोग शुरू में और बीच में कहीं पे भी हो सकता है। इनका इन केस का यूज भी
सेंटेंस के बिगिनिंग में और सेंटेंस के बीच में भी कहीं पे भी कर सकते हैं। इसमें केवल बाउंडेशन है कि ये सेंटेंस के मिडिल में ही आएगा, बीच में ही आएगा ये, प्रोवाइडेड दैट। क्लियर? और जगह वही रहेगी इफ वाली। ये स्ट्रक्चर समझ में आ गए। अब हम आगे चलते हैं, इनके एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या आ जाएगा देखिए, इफ इफ यू, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं बिल्कुल, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स। क्लियर? इफ यू वर्क हार्ड, देखो स्ट्रक्चर मिलाइए, इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉमा आ गया है, फिर विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है विल गेट। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स। आ गया ना सेंस? अब इसको हम पलट के भी लिख सकते हैं, यू विल गेट गुड मार्क्स इफ यू वर्क हार्ड। ये पूरा सेंटेंस उठा के ये वाला आ गया, इफ यू वर्क हार्ड, वो सॉरी यू आई एम सॉरी, यू विल गेट गुड मार्क्स इफ यू गेट गुड मार्क्स। आ गए ना यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट। जी देखो ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यू विल गेट गुड मार्क्स। क्लियर? फिर हमने इफ लगा दिया इसको, यानी ऐसे लिख सकते हैं और करके, इसी को कोई अंतर नहीं आएगा, यू विल गेट गुड मार्क्स इफ यू वर्क हार्ड। इस तरह से। क्लियर? अब ये आपका ये ए स्ट्रक्चर पहले तो यहाँ फॉलो किया और फिर इसका जो सामने परिवर्तित उसका चेंजिंग फॉर्मेशन है वो यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में ले ली है। ध्यान रखना, प्रोवाइडेड दैट इफ की जगह पे लगा सकते हो केवल तब जब इफ सेंटेंस के बीच में आया हो। तो इस सेंटेंस में प्रोवाइडेड इफ की जगह पे ये भी लगा सकते हैं, यू विल गेट गुड मार्क्स प्रोवाइडेड यू, चाहे तो प्रोवाइडेड लगा दो या प्रोवाइडेड दैट लगा दो, उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं आता है। प्रोवाइडेड दैट या प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। क्लियर? ठीक है? इफ प्रोवाइडेड हमेशा बीच में ही आएगा, जब इफ बीच में होता है तो उसकी जगह पे इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, तो फिर हम उसकी जगह प्रोवाइडेड दैट का यूज कर सकते हैं। अनलेस भी इसकी जगह ही आ सकता है। इसी सेंटेंस को अगर हम अनलेस से लिखें तो क्या स्थिति बनेगी? अब देखिए, ये पास्ट वाले की मैं चर्चा नहीं करूंगा, इसकी थर्ड वाले स्ट्रक्चर की कर लूंगा, इसकी कर लूंगा। इसमें देखिए, इसी को अगर पास्ट में बदलें तो इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड गेट गुड मार्क्स। ये पास्ट में हो गया है। यदि तुमने कठिन परिश्रम किया होता तो तुम पास हो गए होते, अर्थात आप फेल हो चुके हैं। और अगर प्रेजेंट में अभी सेंस क्या है, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तो अच्छे अंक आ जाएंगे, अच्छे अंक आप प्राप्त करेंगे। इस तरह से इसका है। ठीक है? अच्छा, अब हम इसको अगर पास्ट में ले जाएंगे तो क्या बनेगा? इफ यू, मैं बता चुका हूं, एक बार फिर से देख लीजिए, इफ यू वर्कड हार्ड, सेकंड फॉर्म आ जाएगी पास्ट इंडेफिनिट में, तो यहाँ विल की क्या हो जाएगी? वुड, और सेंस हमारा कहाँ? पास्ट में चला जाएगा। अगर इसी को हम इसमें ले जाएं तो क्या हो जाएगा? इफ यू हैड, देखिए क्या बनेगा? इफ यू हैड वर्कड हार्ड you would have got good marks। क्लियर? ये हमने थर्ड वाला स्ट्रक्चर यूज कर लिया। कौन सा वाला? थर्ड वाला। सेकंड वाले का मैंने सेंटेंस नहीं लिखा, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे वर्क की जगह वर्ड कर दीजिए और विल की जगह वुड, तो वो सेकंड वाला स्ट्रक्चर फॉलो हो जाएगा। ठीक है? सेंस थोड़ा आ जाएगा। अब इसको देखिए, लेकिन इसमें ये देखिए, बिना इफ के भी इसको लिखा जा सकता है और सेंस में अंतर नहीं आता है। ये चीज़ यहाँ समझिए। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसी सेंटेंस को, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? सी वाला। देखिए, सी का और करके स्ट्रक्चर ये आ जाएगा, हैड पहले आ जाएगी सब्जेक्ट से, हैड यू वर्कड हार्ड, कॉमा, फिर सेकंड वाला ऐसे ही रहेगा, यू वुड हैव गॉट
गुड मार्क्स। क्लियर? इस सेंटेंस का और इस सेंटेंस का सेंस में जरा भी परिवर्तन या चेंजिंग नहीं आएगी, इफ का यूज नहीं कर रहे हो तब भी। और वैसे भी इस सी वाले स्ट्रक्चर में आप इफ के अलावा अन्य किसी कंजंक्शन का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा देखा नहीं गया। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, हालांकि ऐसा न करने के लिए, ऐसा करने के लिए मना भी नहीं किया गया है, लेकिन देखा भी नहीं गया। इफ का ही ज़्यादा होता तो आप इफ का ही करें, कोई कंडीशन आ जाती है तो। क्लियर? इसके बाद में ये आपने स्ट्रक्चर समझ लिया, ये विशेष रूप से सी वाला देखने वाला है, और तो ये थोड़ा आप कर सकते हैं। अनलेस में अगर इसको चेंज करते हैं, इफ और अनलेस की चेंजिंग, तो हम सेंस लगा देंगे, क्योंकि इफ बराबर इफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, इफ प्लस नॉट इक्वल टू अनलेस। अनलेस एक स्वयं में नेगेटिव कंजंक्शन है जो नेगेटिव सेंस देता है, और अनलेस वाले सेंटेंस में नॉट का यूज नहीं करते, क्योंकि अनलेस में ही नॉट छुपा हुआ, अलग से नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर इस सेंटेंस को हम नेगेटिव में बदलें तो अनलेस से लिखें तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको, देखिए अनलेस का यूज इफ अगर बीच में आ सकता है सेंटेंस के, तो अनलेस भी बीच में आ जाएगा। इफ अगर एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस है, तो वहां पे भी इसका यूज कर सकते हैं। इस सेंटेंस को अगर हम अनलेस से लिखें, ठीक है, तो क्या स्थिति बनेगी, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स। देखिए इसको, अभी इसका सेंस क्या है, इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, यू विल गेट गुड मार्क्स, तो आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे। कोमा का सेंस यहाँ तो से निकलता है। इसका क्या निकलेगा, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे। तो सेंस हमारा गड़बड़ा गया ना भाई। यहां पे क्या था, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो अच्छे अंक मिल जाएंगे। अच्छे अंक लेने की कंडीशन क्या है, वर्क हार्ड करना। यहां पे क्या कह रहे हैं, इफ यू अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। तो कोई भी कठिन परिश्रम क्यों करेगा, मीन्स सेंस इसका खत्म हो चुका है, फिनिश हो गया है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पे नोट डालनी पड़ेगी। नोट को डालने से सेंस अपने आप ऑटोमेटिक सही आ जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, कभी भी ये रूल ना बनाएं कि इधर इफ की जगह अनलेस लगा दिया है तो इधर हमने नोट लगाना ही लगाना है। ध्यान रखना है इसका, हमें हमेशा सेंस लगा के देखना पड़ेगा, ठीक है। अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो तो आपके अच्छे अंक नहीं आएंगे, अच्छे अंक आप प्राप्त नहीं। अब ये सही हो गया है। इसमें कई सारी सिचुएशंस बन जाती हैं, कभी यहाँ पे नोट मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, और जैसे भी हो जाए आप उसको सेट करें। क्लियर? अच्छा, इसके बाद में एक और चीज हम देखते हैं। Let us take one more example. If you do not work hard, you will fail. यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो तो तुम फेल हो जाओगे। इसमें अगर इफ की जगह अनलेस लगाएं तो क्या कंडीशन बनेगी, देखिए, इफ और नॉट दोनों तो अनलेस में चले जाएंगे, तो क्या बनेगा, अनलेस यू डू वर्क हार्ड यू विल फेल। पहले वैसा ही लिख लो, फिर उसके बाद में जो भी अमेंडमेंट होता है वो बाद में करते हैं। सेंस लगा के देखो। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि डू, डज और डिड, ऑल द थ्री हेल्पिंग वर्ब्स मेन वर्ब के पास में नहीं बैठती। तो क्या इसमें डू डज वाला सेंटेंस है, तो हमें चेक करना होगा वर्क या मेन वर्ब है, डू पास में बैठा है तो इसको हटा दीजिए। क्लियर? अगर डज होता तो यहाँ एस लगा देते, डिड होता तो यहाँ
सेकंड फॉर्म कर देते, उसको हटा देते। ये मेन वर्ब के पास नहीं बैठते, डू डज और डिड, ये सीधी सीधी बात समझ लीजिए, उसमें टेंस वेंस का चक्कर मत डालिए। तो अनलेस, अब इसका सेंस लगाइए, इसका सेंस क्या था ऊपर वाले का, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो तो आप फेल हो जाओगे। इसका क्या लिखा है, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो तो आप फेल हो जाओगे। तो फिर हमें यहाँ नोट डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके सेंस से हम संतुष्ट हो चुके हैं। क्लियर, इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं जो हमने आपसे उसमें कहा है एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, दैट वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन इन के, इफ एंड इन केस। तो अब वो देखते हैं। देखिए, इफ और इन केस का डिफरेंस, इन केस ये लिखा हुआ है और आपका इफ ये लिखा हुआ है। देखिए सेंस देखिए, वी विल बाई सम मोर फूड इन केस मोहन कम्स। तो इन केस का सेंस होता है बिकॉज इट इज पॉसिबल, बिकॉज इट इज पॉसिबल मीन्स मैं और आप जो वीडियो देख रहे हो, हम दोनों लोग भोजन लेने जाते हैं और हम दोनों का ही फ्रेंड कोई मोहन है, तो हम ये वहाँ पे दुकान पे खड़े हैं, होटल पे खड़े हैं, पैक करवा रहे हैं भोजन, फिर कह रहे हैं कि मोहन आ सकता है, तो हमने कहा वी विल बाई सम मोर फूड, थोड़ा भोजन और ले लेते हैं, खरीद लेंगे। इन केस मोहन कम्स मीन्स बिकॉज इट इज पॉसिबल दैट मोहन मे कम, ही मे कम और नॉट, दैट मीन्स वेदर मोहन कम्स और नॉट। ये भी सेंस यहां लिख सकते हैं, वेदर मोहन कम्स और नॉट मीन्स फूड हम खरीद रहे हैं, मोहन के आने की पॉसिबिलिटी है, तो हम फूड एक व्यक्ति का ज्यादा ले आएंगे मोहन के लिए। अब वेदर मोहन कम्स और नेट, वो बात की बात है, नहीं आएगा तो किसी गाय को खिला देंगे, ठीक है, लेकिन हम वो फूड खरीद लेंगे पहले से ही। तो ये इन केस का सेंस है, मोहन के आने की पॉसिबिलिटी है, तो हमने उसके लिए भोजन पहले से ही खरीद, अपने लिए लेने गए, खरीदने गए, बाई करने गए, तो उसके लिए भी खरीद लिया। यहां पे देखिए इफ में देखिए, ये इन केस वाली कंडीशन थी। इन केस का सेंस याद रखिए, बिकॉज इट इज पॉसिबल, और पॉसिबिलिटी के आधार पर हम पहले से ही व्यवस्था कर लेते हैं, वो काम हो या ना हो, ये ध्यान रखना, मूल डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस। लेकिन इसमें देखिए आप वी विल बाई सम मोर, सेम एग्जांपल इसलिए लिया है कि आप उसके सेंस को ठीक तरीके से समझ पाएं, उसके डिफरेंस को। क्लियर, देखिए वी विल बाई सम मोर फूड, हम कुछ और भोजन खरीदेंगे, इफ मोहन कम्स, यदि मोहन आता है। मतलब ये निकला यहां पे इफ से कि इफ मोहन डजेंट कम, यदि मोहन नहीं आता है, वी वॉन्ट बाई, वी विल नॉट बाई मोर फूड, तो हम ज्यादा भोजन नहीं खरीदेंगे। मीन जब वो आ जाएगा उसके बाद खरीदेंगे, उसके लिए पहले से खरीद के नहीं रखेंगे। बात आ गई समझ में, ये डिफरेंस है, ठीक है ना। यहां पे क्या है, वेदर मोहन कम्स और नॉट, आए या ना आए, पॉसिबिलिटी है तो भोजन ले लिया हमने। तो इन केस का सेंस एक और हम ले सकते हैं जो यूज करते हैं, बुक्स में तो ये नहीं लिखा है, बाई चांस। बाई चांस भोजन एक आदमी का और ले लो, 4 लोगों का तो पैक करा ही रहे हो, एक आदमी का और पैक करवा लो, बाई चांस मोहन आ गया, तो होटल कौन आएगा, दोबारा कौन भगेगा घर से रात को 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे, है ना। तो ये कंडीशन है, हु विल गो टू द होटल एट 11 PM इन द नाइट, PM मीन्स नाइट ही होता है, समझ में आ गई बात। तो ये डिफरेंस है। इन केस का सेंस अगर हम बाई चांस से ले लें या बिकॉज इट इज पॉसिबल, तो उसके लिए हम अरेंजमेंट पहले से कर लेते हैं। ये इन केस का है, मैं बार बार वही चीज रिपीट कर रहा हूं जिससे यू मस्टंट गेट कंफ्यूज्ड, यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड, दैट्स ऑल। इसमें क्या है कि वी विल बाई सम मोर फूड, हम भोजन खरीदेंगे यदि मोहन आता है, मतलब नहीं आएगा तो हम नहीं खरीदेंगे। कंडीशन क्या बनी, ये पता कब चलेगा, जब मोहन आ जाएगा तो हम भोजन बाद में खरीद लेंगे, आने के बाद, ठीक है ना। ये कंडीशन इस तरह से बनती है इसकी, ये हमने समझ लिया है। अब हम 2 एग्जाम्पल लेंगे और उनमें इन केस और इफ में से आपसे भरवाएंगे अभी इसी वीडियो में, है। वेट फॉर ए सेकेंड ओनली। हियर आर द 2 sentences on the basis of whatever I taught you in the
two sentences of some more food, buying some more food, the same thought, the same concept is to be applied in both of the two sentences. दोनों के दोनों सेंटेंस में यही कंसेप्ट लगेगा। देखिए, यू शुड इंश्योर योर बाइसिकल, आप अपनी बाइसिकल का बीमा आपको कराना चाहिए, आपकी बाइसिकल का बीमा आपको कराना चाहिए। इट इज स्टोलन, ये चुर जाए, इसकी चोरी हो जाती है। अब इन केस लगाओगे या इफ लगाओगे, मतलब ये निकला है, देखो यहां पे आपको अपनी साइकिल का बीमा कराना चाहिए, चाहे चोरी हो या ना हो, साइकिल चोरी हो या ना हो, बीमा करा लो। इट इज पॉसिबल दैट साइकिल मे बी स्टोलन, इट इज पॉसिबल। सो यहां पे ये है, इट इज पॉसिबल दैट बाइसिकल मे बी स्टोलन, चुराई जा सकती है। तो इसकी पॉसिबिलिटी के लिए देखिए आप यहां पे, बाई चांस साइकिल चुर जाए, बाई चांस का मैंने भी दिया था ना, बीमा करा लो, बाई चांस साइकिल चुर जाए, तो बाई चांस के लिए क्या आ रहा है, इन केस। सो यहां पे इन केस अपन ले लेंगे। अब देखना यहां पे बाई चांस की यहां कोई कंडीशन नहीं बनेगी, इसमें नीचे वाले में देखिए, यू शुड इन्फॉर्म द पुलिस, आपको पुलिस को सूचना देनी चाहिए। योर बाइसिकल इज स्टोलन, आपकी चोरी, साइकिल चोरी हो जाती है, तो आप देंगे कि नहीं देंगे, है ना। दूसरी बात यह है, इसमें चोरी हो या ना हो, आपको बीमा कराना है। वेदर और नॉट वाला सेंस आ गया ना, वेदर बाइसिकल इज स्टोलन और नॉट, चुरे या ना चुरे, लेकिन बीमा करा लो, तो इन केस आ गया। या बाई चांस साइकिल चुर जाए तो बीमा करा लो, तो इन केस आ गया, चाहे जैसे समझ लीजिए। बिकॉज इट इज पॉसिबल दैट साइकिल कैन बी स्टोलन, चुराई जा सकती है, मे बी स्टोलन, तो इस तरह से आप इन केस ले लेंगे। इसमें देखिए, अगर पुलिस को सूचना देंगे यदि साइकिल चुर जाती है, यदि नहीं चुर जाती है तो सूचना पुलिस को नहीं देनी है, चुर जाती है तो पुलिस को सूचना देनी है। इसमें वेदर और नॉट वाला खेल नहीं है, समझ में आ गई बात। कंडीशन है तो उसका वो क्लियर है, उसका जो मेन क्लॉज है। इसमें क्या है, क्लियर नहीं है, होगा तो ठीक, ना होगा तो ठीक, व्यवस्था पहले से कर लो, है ना। मोहन आए या ना आए, भोजन पहले से खरीद लो, तो इन केस। साइकिल चुरे या ना चुरे, बीमा पहले से करा लो, तो इन केस, ठीक है ना। बस वही कंडीशन है, तो यहाँ पे इफ आ जाएगा। यदि साइकिल चोरी होती है तो पुलिस को इन्फॉर्म तो करना ही है, तो वो ये चीज़ है। ये अगर कंडीशन फॉलो हो जाती है तो ये हमें करना ही करना है, क्लियर। और इसमें क्या है कि पता नहीं ये कंडीशन फॉलो होगी भी या नहीं, साइकिल चुरेगी भी या नहीं, मोहन आएगा भी या नहीं, पता नहीं ना कंडीशन फॉलो होगी या नहीं होगी। तो इस कंडीशन में, और लेकिन उसकी व्यवस्था हम पहले से कर रहे हैं। और इफ वाले में क्या करते हैं, कंडीशन जब लग जाएगी, मोहन जब आ जाएगा, कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, तब हम उसके लिए भोजन खरीदेंगे। यहां पे साइकिल अगर चुर जाएगी, कंडीशन पूरी हो जाएगी, किस बात की, पुलिस को सूचना देने के लिए पर्याप्त कंडीशन हो जाएगी, क्लियर, तब हम पुलिस को सूचना देंगे। यहां पे सीधा सीधा खेल है। वहां पे चाहे हो या ना हो, व्यवस्था हमें पहले से ही करनी है। ये किस में आता है, इन केस में आता है। आई होप आप सीख गए होंगे। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक भी करते रहें। थैंक यू।